ज़ुनूनी इश्क पार्थ आगे आया और उसने एक पेन ड्राइव को रूम में लगे प्रोजेक्टर से सेट किया और विक्रम को बेहद बारीकी से अवयुत के नए प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्टर पर बताने लगा, जिसे विक्रम बेहद सीरियस होकर देखने लगा। वहीं अवयुत का ध्यान मीटिंग में ना होकर ना जाने कहाँ लगा हुआ था। वो अपने ही सोच में गुम विक्रम को घूर घूर कर देख रहा था। अवयुत के चेहरे से लग रहा था जैसे वो अभी विक्रम को कच्चा निगल जाएगा। वहीं दूसरी ओर ख्वाहिश जल्दी जल्दी निकल कर सीधा होटल के किचन एरिया में आई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। तभी कुणाल उसके पास आया और उसने ख्वाहिश की ओर पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहा, ख्वाहिश तुम ठीक तो हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी शेर को देख लिया हो। इस पर ख्वाहिश ने बोतल पकड़ते हुए गहरी सांस लेकर कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो दोनों किसी शेर से कम नहीं थे। कुणाल ने ना समझी में कहा, वो दोनों कौन दोनों? तुम किसकी बात कर रही हो? इस पर ख्वाहिश ने कुछ नहीं कहा और एक सांस में वो बोतल का सारा पानी पी गई और बोली, छोड़ो जाने दो, वैसे भी हमारी शिफ्ट खत्म हो गई, हमें घर चलना चाहिए। कुणाल ने भी कंधे उचकाते हुए हाँ में सिर हिला दिया और वो दोनों चेंज करने चले गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों चेंज करके निकले और एक दूसरे को बाय बोलकर होटल के बाहर निकल गए। कुणाल अपनी बाइक से आया था। उसने ख्वाहिश से पूछा कि वो घर उसे छोड़ दे, पर ख्वाहिश ने मना कर दिया। उसने कहा उसे अभी कुछ सामान लेना है, फिर वो कैब लेकर घर चली जाएगी। जिस पर कुणाल ने हाँ किया और अपने घर की ओर निकल गया। वहीं ख्वाहिश अभी कैब का इंतज़ार ही कर रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन पर नाम देखा तो उस पर नित्या का नाम शो हो रहा था। उसने कॉल पिक किया तो उधर से नित्या ने कुछ कहा, जिसे सुनकर ख्वाहिश का मुँह बन गया और वो वापस होटल के अंदर चली गई। वहीं दूसरी ओर पार्थ ने प्रोजेक्टर बंद करते हुए विक्रम से कहा, तो सर यही है हमारा प्लान, जिसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। हमें पूरा यकीन है कि आपको हमारे साथ काम करके बहुत फ़ायदा होने वाला है। तभी विक्रम ने कैजुअली अवध से पूछा, तो क्या ये है तुम्हारा नया प्रोजेक्ट जिसके लिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ टाई अप करूँ? अवध ने उसके सवाल पर अपनी एक आईब्रो रेज़ करते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें कोई शक है मेरे प्रोजेक्ट पर? तुम्हें पता है ना ये कितने का प्रोजेक्ट है और उसमें कितना फ़ायदा होने वाला है? ये सुनकर विक्रम ने कहा, ये तो तुम्हें लगता है और हो सकता है कि ये सक्सेस भी हो जाए, पर तुम मुझे जो ऑफ़र दे रहे हो मुझे वो मंज़ूर नहीं है। हाँ, अगर तुम मुझे 50 का पार्टनर बनाते हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ डील साइन कर सकता हूँ। ये बोलकर विक्रम अभ्युत को देखने लगा। वहीं अभ्युत उसे बुरी तरह घूर रहा था और जैसे ही विक्रम ने अपनी बात ख़त्म की, अभ्युत गुस्से से खड़े होते बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं तुम्हें 50% का पार्टनर बना लूँगा? नहीं, नहीं करनी मुझे तुम्हारे साथ कोई भी डील, और अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कहते उसने एक ज़ोरदार लात टेबल में मारा और गुस्से से मीटिंग रूम से निकलकर अपने केबिन की ओर बढ़ गया। वहीं विक्रम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन पार्थ घबरा गया। उसने जल्दी से विक्रम के पास आकर कहा, सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? 50% का पार्टनर बनाना कोई आम बात नहीं है। प्लीज़ आप एक बार अपने फ़ैसले पर गौर करिए। अभी हमें और भी साथ में काम करना है। आप इस तरह से अपने बिज़नेस रिलेशन को ख़राब मत करिए। आप चाहे तो मैं सर से बात करता हूँ। जैसे जैसे प्रॉफ़िट बढ़ता जाएगा उससे फ़ायदा आपको भी होगा। ये सुनकर विक्रम ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे अपने बॉस से कहीं ज़्यादा समझदार लगते हो, बट यू नो व्हाट, तुम्हारे बॉस के साथ काम करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मैं ये डील नहीं कर सकता, बाय बाय। कहते हुए विक्रम अपनी सीट से खड़ा होकर वहां से जाने लगा। तभी पार्थ के मन में एक आइडिया आया। उसने विक्रम को रोकते हुए कहा, डील में ना सही, अगर किसी और चीज में दिलचस्पी हो तो आप बता सकते हैं। मैं वादा करता हूँ उसमें हम आपको निराश नहीं करेंगे, बस आप इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाइए। पार्थ की बात सुनकर विक्रम रुक गया। तभी उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उसने पार्थ की ओर पलटते हुए कहा, क्या जो तुम कह रहे हो तुम्हारा बॉस इस बात से एग्री करेगा? इस पर पार्थ ने झट से हाँ कर दिया और कहा, ऑफ कोर्स वो हाँ करेंगे, बस आप एक बार बताकर तो देखिए, आई प्रॉमिस वो इनकार नहीं करेंगे। पर 50% की पार्टनरशिप से हटकर। कहते हुए पार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर विक्रम कुछ पल रुका, फिर उसने पार्थ से कुछ कहा, जिसे सुनकर पार्थ का हंसता हुआ चेहरा अचानक से हैरानी में बदल गया। वहीं विक्रम के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने कहा, या तो तुम मेरी ये बात मानो या फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर पार्थ ने उससे कहा, ठीक है, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं बॉस से बात करके आता हूँ, तब तक आप हमारा होटल देख लीजिए। पार्थ की बात सुनकर विक्रम मुस्कुराते हुए सीटी बजाते वहां से निकल गया। वहीं पार्थ अवध की कैबिन की ओर बढ़ गया। दूसरी ओर ख्वाहिश जल्दी जल्दी होटल के अंदर आई और सीधे किचन एरिया की तरफ चली गई, जहां उसे नित्या मिली। ख्वाहिश ने नित्या से मिलते ही पूछा, मैडम अभी मेरा कौन सा काम बाकी रह गया है? मैंने तो अपना सारा काम खत्म कर लिया था और मेरा जॉब आवर भी ख़त्म हो गया है। फिर ये सुनकर नित्या ने ख्वाहिश से कहा, देखो ख्वाहिश, तुम बाकी एम्प्लॉय से अलग हो, क्योंकि तुम यहाँ सैलरी बेस पर नहीं बल्कि किसी और रीज़न से काम कर रहे हो, और तुम्हें बॉस का पैसा चुकाने के लिए सिर्फ 15 दिन मिला है। वैसे अगर तुम 15 दिन लगातार भी काम करोगी तब भी तुम उनके पैसे नहीं चुका सकती, पर फिर भी तुम्हें छुट्टी दी जाएगी। लेकिन जब जब एक्स्ट्रा काम की ज़रूरत होगी तुम्हें होटल में रुकना पड़ेगा, जैसे कि आज। वही नित्या की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपना सर झुका लिया और नित्या ने उसे कुछ काम समझाया और वहाँ से चली गई। और ख्वाहिश ने मुँह बनाते हुए अपना फ़ोन निकाला और अपनी दोस्त अंजलि को फ़ोन लगा दिया और उसे बता दिया कि आज रात हो सकेगा वो घर देर से आएगी,
तो वो लोग उसका वेट ना करें। इसी तरह ख्वाहिश ने थोड़ी और देर बात की और वापस से अपने काम में लग गई। वही कैबिन में अवध मीटिंग रूम में आकर सीधे अपने कैबिन के वॉशरूम में चला गया था। बस अभी अभी वॉशरूम से निकला ही था कि तभी पार्थ तुरंत कैबिन में आया और उसने अवध से बोला, बॉस विक्रम राणा मान गया है, लेकिन उसके बदले उसे कुछ चाहिए। अवयव चिढ़ते हुए गुस्से से कहा, उसे 50% पार्टनरशिप के अलावा जो भी चाहिए दे दो, लेकिन मैं उसे अपने प्रोजेक्ट में 50% का हिस्सेदार नहीं बनाऊंगा। अब निकलो यहाँ से, मुझे फिलहाल किसी की शक्ल नहीं देखनी। और उसे बोल देना पहले पेपर्स पर साइन कर दे, तभी उसे कुछ मिलेगा। नाउ गेट लॉस्ट, कहते हुए अवयव चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और कुर्सी से अपना सर टिकाकर कुछ सोचने लगा। वही पार्थ एक पल रुका और वापस फिर कुछ सोचते हुए कैबिन से बाहर चला गया। कुछ देर बाद ख्वाहिश ने अब तक नित्या का बताया वो सारा काम कर लिया था। अब वो फाइनली फ्री हो गई थी कि तभी नित्या उसके पास आई, जिसे देखते ही ख्वाहिश का फिर से मुंह बन गया। नित्या का भी चेहरा थोड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे वो घबरा रही हो। तभी वो ख्वाहिश के पास आकर थोड़ा धीमी आवाज में नजरें चुराते हुए बोली, ख्वाहिश आई नो तुम्हारा सारा काम खत्म हो गया है, बट एक लास्ट काम कर दो प्लीज। एक्चुअली हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं, तो तुम उन्हें थोड़ा अटेंड कर लो। ज़्यादा नहीं, बस तुम्हें उन्हें ड्रिंक सर्व करना है। तुम जल्दी फ्री हो जाओगी और इसके तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे और वो पैसे तुम अपने लिए यूज़ कर सकती हो, वो तुम्हारे अपने होंगे। नित्या की बात सुनकर ख्वाहिश को थोड़ा आश्चर्य। उसने कहा, मैडम आपकी बात तो ठीक है, पर सुबह ही मुझे कहा गया था कि मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, मेरे मेहनत के सारे पैसे काट लिए जाएंगे। तो अब ये पैसे क्यों मिल रहे हैं मुझे? ये सुनकर नित्या ने कहा, क्योंकि आज तुमने ज़्यादा काम किया और ऊपर से तुम्हारा पहला दिन भी था, जिस वजह से तुम्हें ये ऑफ़र दिया जा रहा है। और वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा मत सोचो और ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो। हालांकि ख्वाहिश का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, पर उसे पैसों की वाकई ज़रूरत थी, जिस वजह से उसने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। तभी नित्या ने उसे एक थैली देते हुए कहा, सबसे पहले तुम इस ड्रेस को पहन लो और फिर मेरे साथ चलो। नित्या की बात सुनकर ख्वाहिश ने थैली में मौजूद कपड़े की ओर देखा और उसे देखते ही एक बार फिर ख्वाहिश हैरान हो गई। सिर्फ हैरान ही नहीं बल्कि परेशान भी हो गई। वहीं उसकी एक्सप्रेशन देखकर नित्या ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। शायद उसे पता था कि ख्वाहिश कुछ ऐसा ही रिएक्शन देने वाली है। वही ख्वाहिश ने बिल्कुल शॉक रिएक्शन देते हुए नित्या से पूछा, मैडम ये सब क्या है? मैं ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? अगर मुझे ड्यूटी ही करनी है तो बेड रेस्ट के कपड़े क्यों नहीं, मैं इसे क्यों पहनूं? क्या इसका पहनना ज़रूरी है? ये सुनकर नित्या ने जवाब में उससे रिक्वेस्ट करते हुए उदासी से कहा, देखो ख्वाहिश, ये होटल है और तुम एक वेट्रेस, तो वेट्रेस होने के नाते कभी कभी ऐसा काम करना पड़ता है और आज तुम्हें भी ये काम करना पड़ेगा। बट आई प्रॉमिस ये तुम्हारा पहला और आखिरी बार ऐसा होगा। आज के बाद मैं तुम्हें ऐसे काम कभी नहीं कहूँगी करने को, पर प्लीज़ आज तुम मना मत करो, क्योंकि वो क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके साथ हमारी कंपनी का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। तो प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करो, तो तुम इसे हमारी हेल्प भी समझ सकती हो। नित्या को इतना रिक्वेस्ट करता देख मासूम सी ख्वाहिश पिघल गई। उसने नित्या के हाथ पर हाथ रखते हुए मासूमियत से कहा, कोई बात नहीं मैम, मैं तैयार हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना है। ख्वाहिश की ये बात सुनकर मानो नित्या की जान में जान आ गई। उसने ख्वाहिश को थैंक यू बोलते हुए उसे सब कुछ समझा दिया। वही ख्वाहिश ने भी हमें सिर हिलाया और कपड़े चेंज करने चेंजिंग रूम में चली गई। वहीं दूसरी ओर नित्या और पार्थ खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे, जहां पार्थ ने नित्या से कहा, मैम आपको क्या लगता है हमने जो किया है वो सही है? मेरा मतलब कहीं इसमें कोई नुकसान ना हो जाए। पार्थ की बात पर नित्या ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर अपनी कंपनी के लिए हमें ये करना बहुत ज़रूरी था। अब बस तुम ऊपर वाले से मनाओ कुछ गड़बड़ ना हो। ये सुनकर पार्थ भी खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद ख्वाहिश हाथ में वाइन और गिलास से सजी ट्रे लिए एक वीआईपी कमरे के बाहर खड़ी थी। फिलहाल ख्वाहिश के हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे, क्योंकि ख्वाहिश ने इस वक्त एक ब्लैक कलर की शॉर्ट और रिवलिंग ड्रेस पहन रखी थी, जिसकी लेंथ उसके थाई से थोड़ी नीचे तक थी, जिसमें कि उसका गोरा शरीर बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। वहीं ख्वाहिश के बाल खुले हुए थे और चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। ओवरऑल वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी, जिसे कोई एक बार देख ले तो उसकी खूबसूरती में दीवाना होने से खुद को रोक नहीं पाएगा। कश्मीर कश्मीर की ठंडी मौसम में भी इस वक्त ख्वाहिश के चेहरे पर पसीने उभरे हुए थे। उसने रब का नाम लेते हुए कमरे के दरवाजे पर नॉक किया कि तभी अगले ही पल दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जो देख ख्वाहिश ने घबराते हुए अपने एक कदम पीछे ले लिया, पर उसे सामने कोई नजर नहीं आया। तो देखकर ख्वाहिश हिम्मत करके धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ गई। कमरे में फिलहाल पूरी तरीके से अंधेरा था, सिर्फ एक बहुत धीमी रोशनी वाला बल्ब कमरे में जल रहा था, जिससे इतना दिखाई दे रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, लेकिन ये देख पाना मुश्किल था कि वो चीज़ है क्या। ख्वाहिश डरते डरते कमरे के अंदर गई, तभी उसकी नज़र सामने बैठे एक इंसान पर गई, जो कि सोफे से सर टिकाकर टेबल पे पैर रख कर बैठा था। ख्वाहिश ने कांपते कदमों से टेबल के पास जाकर ट्रे रख दिया और वाइन की बोतल को खोलकर धीरे धीरे गिलास में सर्व करने लगी।
अभी तक वो इंसान उसी तरह बैठा हुआ था। ख्वाहिश ने गिलास उसकी तरफ सरकाते हुए अपनी मिस्री जैसी आवाज़ में कहा, "ये ड्रिंक्स सर।" ख्वाहिश की इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर उस इंसान के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने उसी तरह बैठे हुए अपनी भारी वॉइस में कहा, "तो तुम मान गई? स्ट्रेंथ, वेरी स्ट्रेंथ।" आखिरकार अवध राजवंशी ने अपना वादा पूरा कर दिया। ये सुनकर ख्वाहिश ने नासमझी में कहा, "सर, ये तो मेरी ड्यूटी है। आखिर मैं एक वेट्रेस हूँ, तो मुझे तो मानना ही था।" ख्वाहिश की बात सुनकर वो इंसान सीधा बैठते हुए बोला, "क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम पहले भी किसी के साथ रात गुजार चुकी हो?" उस इंसान की ये बात सुनते ही ख्वाहिश के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो झट से सीधा खड़ी होते हुए गुस्से में बोली, "व्हाट द हेल आर यू सेइंग? क्या एक वेट्रेस की यही ड्यूटी होती है आपकी नज़र में? देखिए मिस्टर, मैं कोई ऐसी-वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब करती हूँ। ऐसी फालतू की बातें आप दोबारा मुझसे मत करिएगा और अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं जा रही हूँ यहाँ से।" कहते हुए ख्वाहिश जैसे ही कमरे के बाहर निकलने को हुई, वैसे ही वो इंसान झट से अपनी जगह से खड़ा होते हुए ख्वाहिश का हाथ पकड़ कर उसे रोक लेता है। उसकी इस हरकत से ख्वाहिश के पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, "ये क्या बदतमीज़ी है? छोड़िए मेरा हाथ। ये आप क्या कर रहे हैं?" तभी उस इंसान ने ख्वाहिश को मजबूती से पकड़ते हुए दीवार से सटाकर उसके बेहद करीब आकर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, "तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए मैंने अपने करोड़ों रुपए खर्च किए और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें जाने दूँ? नो वे बेबी।" कहते हुए वो इंसान ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर ख्वाहिश बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई। वही उस इंसान की हँसी ख्वाहिश को डराने के लिए काफ़ी थी। तभी ख्वाहिश ने खुद को उससे छुड़ाते हुए, हकलाते हुए कहा, "देखिए, मैं आपको नहीं जानती, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, पर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए।" ख्वाहिश की बात सुनकर उस इंसान ने ख्वाहिश के कंधे को और ज़ोर से दबाते हुए भारी आवाज़ में कहा, "तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ नज़र आता हूँ? मैंने अभी-अभी तुम्हें बताया कि तुम्हारे लिए मैंने अपने करोड़ों रुपए लगाए हैं, तो अब तुम मेरे कैद में हो, जिसे मैं इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं दूँगा।" कहते उसने एक झटके से ख्वाहिश को इस कमरे के बिस्तर पर पटक दिया। वही ऐसा होने से ख्वाहिश की आह निकल गई क्योंकि बेचारी को पिछले 2 दिनों से कई बार चोट आ चुकी है। वही उस इंसान ने ख्वाहिश को बेड पर पटकते हुए खुद उसकी ओर बढ़ने लगा। उसको अपनी ओर आता देख ख्वाहिश पूरी तरह से डर से धीरे-धीरे बिस्तर पर पीछे सहमी हुई आवाज़ में बोली, "देखिए, प्लीज़ मेरे पास मत आइए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?" कहते-कहते ख्वाहिश लगातार बिस्तर पर पीछे की ओर सरकती जा रही थी। तभी उस इंसान ने झटके से उसके पैर को पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। उसके ऊपर झुकते हुए वो अजीब-सी जुनून भरी आवाज़ में बोला, "तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। बिगाड़ा तो तुम्हारी इस खूबसूरती ने है। तुम्हारी यही खूबसूरती मेरी सोच को भटका रही है और अब तुम्हें ही इसे सँभालना होगा।" उसके चेहरे पर उभरी वो तिरछी मुस्कान देखकर ख्वाहिश अंदर तक काँप उठी। डर उसकी आँखों में साफ झलक रहा था। वो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, "प्लीज़, प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत करिए। मुझे जाने दीजिए। मैं वादा करती हूँ, मैं आपके सामने कभी नहीं आऊँगी। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए।" ये कहते हुए उसे धक्का देकर दूर करने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसकी बातें उस इंसान को और चिढ़ा रही थी। गुस्से में आकर उसने ख्वाहिश के दोनों हाथ पकड़ के उसके सर के ऊपर दबा दिया और सख्त आवाज़ में बोला, "चुप रहो, एकदम चुप, वरना हालात और भी बुरे हो सकते हैं। अभी मेरा मन कुछ ज़्यादा करने का नहीं है। अभी तो मैं तुम्हें बस टेस्ट कर रहा हूँ।" उसकी घटिया बातों ने ख्वाहिश को अंदर तक घिन से भर दिया। डर अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। तभी उसने हिम्मत जुटाकर पूरी ताकत से चिल्लाया, "बचाओ, कोई है, प्लीज़ मेरी मदद करो। कोई मुझे बचा लो।" उसकी आँखों से बेतहाशा आँसू बहने लगे। आवाज़ धीरे-धीरे टूटने लगी। ख्वाहिश को इस तरह चिल्लाता देख वो आदमी बुरी तरह झुँझला गया और गुस्से में आकर उसने उसे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। कमरे में उसकी चीख गूंज उठी। गुस्से से वो बोला, "कब से कह रहा हूँ चुप रहो। ये कमरा साउंड प्रूफ है। यहाँ तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला है।" कहते उसने गुस्से में अपनी टाई निकाली और ज़बरदस्ती ख्वाहिश के हाथों को बाँध दिया। भारे हाथ के उस वार से उसका चेहरा सूज चुका था। होंठ के कोने से खून रिसने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अब वो किसी भी तरह का विरोध करने की हालत में नहीं थी। दूसरी तरफ बाहर पार्थ और नित्या काफ़ी देर से ख्वाहिश के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। जब वो अब तक नहीं आई तो पार्थ ने बेचैनी से कहा, "मैडम, मिस ख्वाहिश अभी तक बाहर नहीं आई। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है?" ये सुनकर नित्या भी घबरा गई। "हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे क्या तुमने सर को बताया?" वे कुछ और बोल पाते उससे पहले ही उसने पीछे से एक भारी सी आवाज़ आई, "तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो?" मुड़कर देखा तो अवध उनके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आंखें अजीब सी बेजान थी जो सीधी पार्थ पर टिकी हुई थी। उसकी मौजूदगी से नित्या और पार्थ दोनों घबरा गए। वो एक दूसरे की ओर देखने लगे। अवध ने सख्त लहजे में दोबारा कहा, "मैंने पूछा है, क्या छिपा रहे हो तुम दोनों?" उसकी डांट से पार्थ डर गया और उसने जल्दी जल्दी पूरी बात बता दी। ये सुनते ही अवध का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। गुस्से में उसने पार्थ को जोर का घूंसा मारा जिससे पार्थ जमीन पर गिर पड़ा। बिना कुछ कहे अवध तेज कदमों से वहां से चला गया।
नित्या यह सब देखकर बुरी तरह से सहम गई थी। वहीं अंदर कमरे में ख्वाहिश बदहवास सी पड़ी थी, हाथ बंधे हुए, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रही थी। ख्वाहिश अब बिल्कुल सुस्त पड़ चुकी थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो खुद को बचा सके। उसे ऐसा लगा था जैसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। तभी उस आदमी ने ख्वाहिश के बालों को पकड़कर उसके सिर को एक तरफ झुका दिया और दूसरे हाथ से उसके कंधे से उसकी ड्रेस को जबरदस्ती सरका दिया। वो जैसे ही झुककर उसके कंधे के पास आया, उसी पल एक जोरदार धमाके के साथ कमरे का दरवाजा टूट गया। कमरे में एक भयानक आवाज गुजी, विक्रम राणा। ये सुनते ही वो आदमी, जो कोई और नहीं बल्कि विक्रम था, झटके से ख्वाहिश को छोड़कर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। ख्वाहिश ने अपनी बंद होती आंखों से दरवाजे की ओर देखा, जहां अवयव खड़ा था, और उसी पल वो बेहोश हो गई। अचानक पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। अवयव गुस्से से आगे बढ़ा और एक जोरदार लात विक्रम के पेट में मार दी। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था और सीधे जमीन पर जा गिरा। लेकिन अवयव यही नहीं रुका, उसने उसे जमीन से उठाकर और एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मार दिया। अब वो संभाल चुका था। उसने भी पलटकर अवयव को खींचा और उसके मुंह पर घूंसा जड़ दिया। वो फिर से वार करने ही वाला था कि अवयव झुककर बच गया और उसके पेट में जोर से मुक्का मार दिया। गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए अवयव गरजा, तेरी हिम्मत कैसी उसे हाथ लगाने की? इतनी औकात हो गई है तेरी कि तू मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी पर नजर डालने लगा? कहते हुए उसने एक और जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर मार दिया। अब वो भी पूरी तरह से भड़क चुका था। उसने अवयव का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहा, तेरी प्रॉपर्टी? अब उस पर मेरा भी हक है। बिजनेस डील में पैसे लगाने के बदले तूने खुद उसे मेरे हवाले किया था। अब मुझे रोकने का तुझे कोई हक नहीं है। ये सुनते ही अवयव ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। दांत पीसते बोला, ये सिर्फ तेरी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उसे किसी भी डील के लिए इस्तेमाल नहीं किया और अब तो उससे दूर रहेगा, समझा? कहते उसने झटके से खुद को छुड़ाया और ख्वाहिश की ओर बढ़ गया। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही अवयव की नजर ख्वाहिश पर पड़ी। उसकी हालत देखकर उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। माथे की नसें उभर आई। गुस्से में उसने पास रखा फ्लावर वास उठाया और सीधे उसके सिर पे दे मारा। उसके माथे से खून बहने लगा और वो वहीं गिर पड़ा। उसी पल कमरे में नित्या और पार्थ भी आ गए। कमरे की हालत देखकर दोनों सन्ने रह गए थे। वो आदमी बिना एक पल गवाए वहां से निकल गया। इधर अवयव ने फौरन ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाया। उसने पार्थ को एक सख्त नजर से देखा और कमरे से बाहर निकल गया। पार्थ तुरंत आगे बढ़कर कार निकालने चला गया और नित्या भी उनके पीछे पीछे निकल गई। सेफ सोल हॉस्पिटल। अवयव की कार तेजी से हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर आकर रुकी। पार्थ ने तुरंत ड्राइविंग सीट से उतरकर पीछे का दरवाजा खोला। अवयव ख्वाहिश को अपनी गोद में लिए बाहर निकला और भारी कदमों से हॉस्पिटल के अंदर चला गया। पार्थ पहले ही उसके गार्ड्स को भेज चुका था। एक वीआईपी वार्ड और स्पेशल डॉक्टरों की टीम पहले से तैयार थी। अवयव तेजी से ख्वाहिश को लेकर वार्ड के अंदर पहुंचा। उसने अपनी कोट से ख्वाहिश को ढक रखा था, क्योंकि उसकी हालत बेहद नाजुक थी। ख्वाहिश बिल्कुल बेजान से उसकी बाहों में बेहोश पड़ी हुई थी। अवयव ने जल्दी से उसे वार्ड के बिस्तर पर लेटाया। तभी एक फीमेल डॉक्टर आगे आया। उसने ख्वाहिश पर एक नज़र डाली, फिर नर्स की मदद से उसका जैकेट हटाया। जैसे ही डॉक्टर की नज़र उसके शरीर पर पड़ी, वो सन्न रह गई। ख्वाहिश का एक तरफ का चेहरा बुरी तरह सूजा और नीला पड़ चुका था, लेकिन होठों के किनारे जमा हुआ सूखा खून साफ दिखाई दे रहा था। कंधों पर उंगलियां और मजबूत पकड़ के निशान थे। ये सब देखकर डॉक्टर बहुत घबरा गई थी और उसकी कलाई बंधी होने की वजह से पूरी तरह नीली पड़ चुकी थी। डॉक्टर ने हैरानी से अवयव की ओर देखा। वो अब भी बिना किसी भाव के बस ख्वाहिश को देख रहा था। संकोच के साथ डॉक्टर ने पूछा, सर, इनके साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत तो नहीं हुआ है? ये हालत किसी गहरे जुल्म की तरफ इशारा कर रही है। डॉक्टर अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अवयव ने दांत पीसते हुए सख्त आवाज में कहा, बस चुप रहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप अपना काम कीजिए और मुझे ये बताइए कि वो ठीक है या नहीं। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आखिरी बात उसने अपने दिल में कही थी। अवयव की आवाज़ में छिपा गुस्सा सुनकर डॉक्टर घबरा गई। उसने आगे कुछ नहीं पूछा और तुरंत इलाज शुरू कर दिया। इलाज के दौरान अवयव एक पल के लिए भी वहां से नहीं हिला। उसकी नज़रें बस ख्वाहिश पर ही टिकी हुई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने इलाज पूरा किया और बोली, सर, फिजिकली इन्हें कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये पहले से ही बहुत कमज़ोर है और लगता है इन्हें किसी गहरे मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ा है, इसीलिए ये ट्रॉमा में है। इसी वजह से ये बेहोश हो गई है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। कुछ घंटों का पूरा आराम ज़रूरी है। अवयव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ के इशारों से डॉक्टर को बाहर जाने को कहा। इशारा मिलते ही डॉक्टर ने राहत की सांस ली और बाकी स्टाफ के साथ बाहर निकल गई। कुछ ही देर में वार्ड के अंदर पार्थ और नित्या भी आ गए। पार्थ का चेहरा अब भी लाल था, लेकिन इतनी रात हो चुकी थी कि वो अवयव के लिए कॉफ़ी ले आया था। अवयव ने बिना कुछ कहे कॉफ़ी ले ली। नित्या ने हिम्मत करके धीमी आवाज़ में कहा, सर, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि विक्रम राणा ऐसा कुछ कर बैठेगा। हमने तो बस डील बचाने के लिए उसकी बात मानी थी। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही अवयव ने उसे घूर कर देखा।
उस नज़र से नित्या सहम गई और चुप हो गई। अभियुद ने दांत पीसते हुए कहा, तुम दोनों को मेरे बिजनेस की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं काफ़ी हूँ। तुम्हें जो काम दिया जाए बस वही किया करो, अब जाओ यहाँ से। दोनों ने सिर झुका लिया और चुपचाप बाहर चले गए। रात और गहरी हो चुकी थी। ख्वाहिश को अब तक होश नहीं आया था। ना जाने क्यों अवयव उसकी इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था, लेकिन वो ये बात किसी से कह नहीं पा रहा था। वो वार्ड के बाहर खड़ा सिगरेट के कस ले ही रहा था कि उसका फ़ोन बज उठा। जैसे उसने फ़ोन पर सुना, उसके चेहरे के भाव बदल गए। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। फ़ोन काटते उसने पार्थ को कॉल किया, मुझे अभी इमिजिएटली घर जाना होगा। जब तक यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुम संभालोगे, उसके होश में आते ही सबसे पहले मुझे कॉल करना, समझे? उधर से पार्थ ने हामी भरी। अवध ने फ़ोन बंद किया। एक बार फिर वार्ड के अंदर सोई हुई ख्वाहिश की ओर देखा और तेज़ कदमों से वहाँ से निकल गया। वो तेज़ कदमों से वहाँ से निकल गया। भोर के 4:45 बजे ख्वाहिश की आंखें धीरे धीरे खोली। उसकी पूरी बॉडी में दर्द था। उसने आंखें खोलकर अपने आसपास देखा तो पाया कि वो अस्पताल में है। ये देखते उसे पिछली रात की हर बात याद आने लगी। विक्रम की बेरहमी याद आते ही उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए खुद से कहा, अब बस, अब मैं इस शहर में एक पल भी नहीं रुक सकती। जब से यहाँ आई हूँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब मैं अपने साथ और कुछ गलत नहीं होने दूंगी। उसने इधर उधर देखा, वार्ड में कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और जल्दी जल्दी बिस्तर से उठी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने वही कल रात वाली ड्रेस पहन रखी है। सौभाग्य से उसकी नज़र पास रखी अव्यत की जैकेट पर पड़ी, जो अभी भी वही थी। उसने तुरंत वो जैकेट पहनी और बिना एक पल गवाए वार्ड से बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर आई, उसकी नज़र सामने बेंच पर सो रहे पार्थ पर पड़ी। वो एक पल के लिए घबरा गई, फिर समझ गई कि पार्थ गहरी नींद में है। ये देख वो दबे पांव तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी। इसी चक्कर में उसका पैर पास रखे डस्टबिन से टकरा गया और डस्टबिन गिर पड़ा। आवाज़ से पार्थ की आंख खुल गई और उसने ख्वाहिश को भागते हुए देख लिया। उधर ख्वाहिश ने भी पार्थ को उठते देख लिया और घबरा गई, लेकिन अब रुकना उसके बस में नहीं था। वो पूरी ताकत लगाकर अस्पताल के बाहर की ओर दौड़ पड़ी। अभी सुबह पूरी तरह नहीं हुई थी। बाहर हल्का अंधेरा था। पार्थ को समझते देर नहीं लगी कि ख्वाहिश भाग गई है। उसने तुरंत बाहर खड़े गार्ड्स को फ़ोन किया, उन्हें ख्वाहिश की भागने की जानकारी दी और उसे पकड़ने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन अब उसके सामने असली परेशानी थी। वो अभियुक्त को क्या जवाब देगा? एक बार उसकी वजह से ख्वाहिश मुसीबत में पड़ चुकी थी। अगर अब दोबारा कुछ गड़बड़ हुई तो अभियुक्त उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सोचते ही पार्थ घबरा गया। उसने खुद से कहा, नहीं, अब बॉस से कुछ नहीं छिपा सकता, मुझे उन्हें बताना ही होगा। डरते डरते उसने अभियुक्त को फ़ोन लगाया। एक ही रिंग में कॉल पिक हो गई। भारी आवाज़ आई, क्या इन्फॉर्मेशन है उसकी? क्या उसे होश आ गया है? ये सुनकर पार्थ ने काँपती आवाज़ में कहा, बॉस, उसे होश भी आ गया है और ये यहाँ से भाग भी गई है। ये सुनते ही अवधूत का चेहरा सख्त हो गया। उसने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। पार्थ कुछ समझ पाता उससे पहले ही कॉल कट चुकी थी। वो परेशान सा फ़ोन को देखने लगा और फिर तुरंत अस्पताल के बाहर की ओर भागा। दूसरी तरफ ख्वाहिश नंगे पाँव सड़क पर बेतहाशा दौड़ रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, उसे अपने होटल पहुँचना था। उसके पीछे अवधूत के गार्ड भी दौड़ रहे थे। लेकिन ना जाने कहाँ से ख्वाहिश में इतनी ताकत आ गई थी कि वो सबको पीछे छोड़ती चली गई। कुछ दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा, गार्ड्स कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो एक पल रुकी और गहरी गहरी सांस लेने लगी। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, मे आई हेल्प यू? ये आवाज़ सुनते ही ख्वाहिश के चेहरे के भाव बदल गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने खड़े उस इंसान को देखते ही उसके चेहरे पर अविश्वास छा गया। उसने हैरानी से कहा, तुम यहाँ? वो भी इस वक्त उसके सामने करीब 26 साल का एक लड़का खड़ा था। हैंडसम, लंबा चौड़ा और देखने में काफ़ी सुलझा हुआ मालूम पड़ रहा था। वो अपनी कार के पास खड़ा था। तभी वो ख्वाहिश के करीब आते हुए सख्त आवाज़ में बोला, ये सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाला था, तुम इतनी रात गए इस हालत में बीच सड़क पर क्या कर रही हो, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ये कहते उसने ख्वाहिश को ऊपर से नीचे तक देखा और आगे बोला, और तुम्हारी बाकी की दोस्त वो सब कहाँ है? वो उसके बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश ने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। गनीमत थी कि उसने जैकेट पहन रखी थी, वरना उसकी ड्रेस इतनी बोल्ड थी कि वो कभी अपनी मर्जी से नहीं पहनती। उसने सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, देखो देखो आंसू, अभी मुझसे कुछ मत पूछो, मैं बाद में सबको समझा दूंगी, बस फिलहाल मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो। ये कहते उसने पपी फेस बनाकर अपने सामने खड़े अस्तित्व की ओर देखा, जो उसे बिना पलक झपकाए घूर रहा था। अभी अस्तित्व कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके पीछे से पार्थ के गार्ड्स आ गए। उनमें से एक ने सख्त आवाज में कहा, ओ हेलो, तुम चुपचाप उस लड़की को हमारे हवाले करो और यहाँ से निकल जाओ। आवाज़ सुनते ही अस्तित्व पीछे मुड़ा। उसने देखा कि उसके सामने 8-10 काले कपड़ों में आदमी खड़े थे। ये देख उसने आंखें सिकुड़ते हुए ख्वाहिश से पूछा, अब ये लोग कौन है? और प्लीज़ ये मत कहना कि इसके बारे में भी बाद में बताओगी।
गार्ड्स को देखकर ख्वाहिश पहले ही घबरा चुकी थी। उसने काँपती आवाज़ में कहा, देखो आंसू, सच में अभी कुछ मत पूछो, बस मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़। कहते हुए उसने अस्तित्व की बाहें कसकर पकड़ ली। अस्तित्व ने उसे संभालते हुए कहा, ख्वाहिश तुम डर क्यों रही हो, मैं हूँ ना, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी एक गार्ड आगे आकर अस्तित्व के सामने खड़ा हो गया और बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा लड़की को हमारे हवाले करो और रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहते उसने ख्वाहिश की ओर हाथ बढ़ाया। तभी अस्तित्व ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा, उसे पीछे की ओर मोड़ा और जोर से धक्का दे दिया। वो आदमी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और वहीं पड़ा रह गया। अस्तित्व के इस एक्शन से बाकी गार्ड्स एक पल के लिए सन्ने रह गए। तभी अस्तित्व ने सख्त और चेतावनी भरी आवाज़ में कहा, अस्तित्व मालिक से टकराने की हिम्मत इस शहर में बहुत कम लोग रखते हैं। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। उसकी आवाज़ और अंदाज़ इतना डरावना था कि एक पल के लिए ख्वाहिश भी सहम गई और उससे 2 कदम पीछे हट गई। और बाकी गार्ड्स का भी यही हाल था, लेकिन उनके पास पीछे हटने का विकल्प नहीं था। तभी उनमें से 3 आदमी आगे आ गए। एक ने हिम्मत करके कहा, देखो, तुम बेवजह हमारे रास्ते में आ रहे हो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। बस उस लड़के को हमारे हवाले कर दो, हम चले जाएंगे। उसकी बात पूरी होते ही अस्तित्व ने पलटकर उसे जोर से धक्का दिया। वो आदमी ज़मीन पर जा गिरा। ये देख बाकी गार्ड्स दंग रह गए। अस्तित्व ने झुंझलाकर अपनी शर्ट की स्लीव मोड़ते हुए कहा, कब से एक ही रट लगाए हुए हो, लड़की को हमारे हवाले कर दो। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कोई भी आकर ऐसे उठा ले जाएगा इसको? उसका लहजा साफ बता रहा था कि अब वो पीछे पीछे हटने वाला नहीं है। क्यों भाई, क्यों कर दूँ उसे तुम्हारे हवाले? और आखिर तुम लोग उसके पीछे पड़े क्यों हो? और अब तुम लोग मत कहना कि तुम लोग भी नहीं बता सकते, क्योंकि तंग आ चुका हूँ मैं इस जवाब से। अस्तित्व की ये बात सुनकर डरी हुई ख्वाहिश के चेहरे पर हंसी आ गई। वहीं बाकी के सारे आदमी जो खड़े थे वो लोग नासमझ में अस्तित्व को देखने लगे। तभी उनमें से एक ने अपने दूसरे साथी से धीरे से कहा, देखो, हमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक एक करके जाएंगे तो सबकी हालत ऐसी होंगी। ऐसा करते हैं, सब एक साथ चलते हैं, क्योंकि अगर खाली हाथ गए तो मरना तो तय है। इससे अच्छा है कि हम कोशिश ही कर लेते हैं, उसकी बात सभी को सही लगती है। वही अस्तित्व का ध्यान अभी ख्वाहिश की हंसी ने अपनी ओर खींच लिया था, जिससे कि अस्तित्व का ध्यान उन आदमियों की ओर से हट गया था। तभी एक आदमी आगे आया और उसने पीछे से ही अस्तित्व के पीठ पर अपनी पूरी ताकत से एक लात मारी। हालांकि उसके इस वार से अस्तित्व को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसे गुस्सा बहुत जोर का आया। उसने अपनी मुठ्ठियां भेजी और घूमकर अपने सर से अपने सामने खड़े आदमी के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे कि उस आदमी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल वो भी बेहोश हो गया। ये देख बाकी के मौजूद गार्ड भी अब एक्टिव हो गए और एक एक करके उन्होंने अस्तित्व पर हमला बोल दिया, लेकिन अस्तित्व ने बड़ी ही फुर्ती के साथ पल भर में सभी का काम तमाम कर दिया। थोड़ी देर में खाली पड़ी ज़मीन खून से लथपथ थी। वहीं किसी के हाथ टूटे तो किसी के पाँव। सारे गार्ड्स कुछ ही देर में धूल चाट चुके थे। हालांकि उनमें से एक दो ने अस्तित्व के ऊपर भी हाथ साफ किया था, जिससे कि अस्तित्व का सुंदर चेहरा एक साइड से हल्का नीला पड़ गया था, पर इससे अस्तित्व को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सारे आदमियों का सफाया करने के बाद वो ख्वाहिश की ओर मुड़ा तो ख्वाहिश अपना चेहरा अपने हाथों में छिपाए ज़मीन में दुबक के बैठी हुई थी। जो देख अस्तित्व के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो आगे बढ़ा और उसने ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाकर अपनी कार की ओर बढ़ गया। सुबह के 6 बजे ख्वाहिश का होटल, जहां ख्वाहिश और उसकी फ्रेंड्स रुके हुए थे, एक कार तेजी से होटल के बाहर आकर रुकी और उसमें से अवैध गुस्से से बाहर निकला और सीधे ख्वाहिश की रूम की ओर तेजी से बढ़ गया। वहीं रूम के अंदर अंजलि, साक्षी और ऋषिका अब तक जाग चुकी थी। अंजलि ने कल रात उन दोनों को बता दिया था कि ख्वाहिश को होटल में काम होने की वजह से रात में घर नहीं आएगी, जिस वजह से सुबह सुबह वो लोग जल्दी उठकर ख्वाहिश के आने का इंतजार कर रहे थे। अभी इसी का ब्रश कर रही थी तो अंजलि और साक्षी सोफे पर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे कि तभी डोरबेल बजी। इसी का ब्रश करते हुए बाथरूम से बाहर किसी काम से आई थी तो उसने अंजलि और साक्षी को बैठे रहने का इशारा किया और ख़ुद दरवाज़ा खोलने चली गई। ऐसे लगा कि ज़रूर ख्वाहिश ही आई होगी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने अवैध गुस्से से लाल मुठिया भींचे खड़ा था। एसिका, जो कि अवैध को पहचानती थी, उसने इतनी सुबह-सुबह उसे अपने फ्लैट के बाहर खड़ा देख शॉक रह गई। वहीं अवैध ने गुस्से से उसे साइड करते हुए रूम के अंदर जाकर जोर से बोला, स्ट्रॉबेरी, तुम जहाँ कहीं भी छिप कर बैठी हो, इसी वक्त मेरे सामने आओ। छिपने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम इतनी आसानी से मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। बाहर आओ। कहते हुए अवैध आसपास ख्वाहिश को देखने लगा। वही अवैध को इतनी सुबह अपने घर में आकर इस तरह चिल्लाता देख अंजलि, साक्षी, इसिका तीनों हैरान हो गई थी। तभी इसिका ने अंजलि से धीरे से पूछा, ये मिस्टर राजवंशी किसे ढूंढ रहे हैं और ये स्ट्रॉबेरी कौन है? उसकी बात पर अंजलि ने एसिका को आंखों के इशारे से चुप करते हुए अवैध से नॉर्मल टोन में कहा, मिस्टर राजवंशी, आप इतनी सुबह सुबह ख्वाहिश को क्यों ढूंढ रहे हैं? और वो तो रात को होटल में ही रुकी थी। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी भी आप लोगों को पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।